नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम नगरीय समाजशास्त्र के इस दूसरे भाग में नगरीकरण के सिद्धांत, नगरीय विकास के सिद्धांत और भारत में नगरीकरण की दर क्या रही है पे चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं नगरीकरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। देखो, आजकल मैंने पहले भी बताया था कि नगरीय समाजशास्त्र से प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले ग्रामीण समाजशास्त्र से प्रश्न पूछे जाते थे, अब नगरीय समाजशास्त्र से प्रश्न है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास से एक प्रश्न है वो जरूर नेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि पहला सिद्धांत कौन सा है। नगरीकरण का पहला सिद्धांत है सहकेंद्रीय वलय सिद्धांत। सहकेंद्रीय वलय सिद्धांत, सहकेंद्रीय जैसे कि नाम से पता चलता है कि एक केंद्र है और उसके चारों तरफ वलय की तरफ वर्तुलाकार में नगर है वो विकसित होते हैं। यह सिद्धांत है वो किसने दिया? यह सिद्धांत बर्गेस ने दिया। किसने दिया? बर्गेस ने दिया। कब दिया? 1923 में दिया। कब दिया? 1923 में। बाद में रॉबर्ट पार्क ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया। तो पता चल गया आपको सिद्धांत किसने दिया और इसके समर्थक कौन है। यह सिद्धांत कब दिया था? ये एक सोसाइटी है, प्रोसीडिंग ऑफ द अमेरिकन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी। इसमें एक सेमिनार के अंदर लेख पेपर प्रेजेंट किया था। उस पेपर का नाम है द ग्रोथ ऑफ सिटी, यानी नगरों का विकास। उसमें यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह शिकागो शहर पर आधारित सिद्धांत है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक केंद्र है, तो ये क्या कहते हैं कि शहर के केंद्र के बाहर, शहर के केंद्र के बाहर वर्तुलाकार में शहर है वो बढ़ता जाता है। तो इन्होंने कुल 5 वलयों की चर्चा की है। इन्होंने किनकी चर्चा की? 5 प्रकार के वलय बताए। 5 प्रकार के वर्तुलाकार जो नगरीकरण का विकास होता है वो उनके 5 फैलाव बताए हैं। और प्रत्येक फैलाव, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक वलय एक विशिष्टता लिए होता है और उसका जो विकास है वो स्वाभाविक होता है, यानी जानबूझकर नहीं किया जाता है। ये 5 कौन कौन से वलय हैं, इन पे हम अभी चर्चा करेंगे। पहला है केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र, यानी सेंट्रल, इसको बोलते हैं CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो ये CBD, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? CBD। तो ये क्या होता है? ये केंद्रीय पेटी है। ये क्या है? केंद्रीय पेटी है। ये जो बीच वाला आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? ये केंद्रीय पेटी है। तो यहां से नगरों का विकास होता है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग होते हैं, स्टार्टिंग के जो उद्योग होते हैं यहां पर विकसित होते हैं। इसमें व्यापारिक क्रियाएं होती है, यातायात के साधन सर्वाधिक होते हैं। बर्गेस ने इनको क्या कहा है? डाउन टाउन का है। क्या कहा है? डाउन टाउन कहा है। और ये क्या है? केंद्रीय व्यावसायिक। हो सकता है कि हिंदी में कुछ और आ जाए, व्यवसाय की जगह व्यापारिक आ जाए, तो अपने को यहां से क्या है? बिजनेस जरूर आएगा, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो ये पहला वलय है, केंद्रीय भाग ये होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है? उसको बोलते हैं संक्रमण क्षेत्र। क्या बोलते हैं? संक्रमण क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि जो केंद्रीय भाग होता है इसके चारों तरफ जो स्टार्टिंग के उद्योग होते हैं तो उनमें काम करने वाले लोग, अतिक्रमण, आसपास से लोग आ जाते हैं, वहां पर बस जाते हैं, तो वो क्या है? अतिक्रमण वाला क्षेत्र होता है। और ये मलिन बस्तियां होती है उस केंद्रीय भाग के चारों तरफ। तो ये दूसरा पेटी हो गया या दूसरा स्तर हो गया। तीसरा स्तर होता है आवासीय का। तो तीसरा और चौथा स्तर है दोनों ही आवासीय के हो गए हैं। तो केंद्रीय क्षेत्र के में काम करने वाले जो कार्मिक होते हैं, तो ये क्या हो गए? ये मजदूर हो गए, ये कार्मिक हो गए। इनको बोलते हैं नीला वस्त्रधारी। क्या बोलते हैं? नीला वस्त्रधारी, जो ऑफिस में काम करते हैं, यानी मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। उनके आवास इस तीसरे क्षेत्र के अंदर होते हैं। और चौथे क्षेत्र में जो उच्च लोग हैं, जिनके जो प्रतिष्ठान स्थापित किए गए हैं, जो उद्योग हैं, उन उद्योगपति मालिक हैं, वो बाहर, नगरों से बाहर अपने बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं आवासीय क्षेत्र, उच्च वर्ग। तो ये पहला अगर छोड़ दें तो तीनों ही क्या है? आवास है। ये निम्न वर्ग, ये मध्यम वर्ग और ये उच्च वर्ग। और बाद में बाहरी क्षेत्र आता है, अभी गमक क्षेत्र आता है, इसको बाहरी क्षेत्र बोलते हैं। जैसे रिंग रोड टाइप होते हैं या दूर दूर से आसपास के जो लोग हैं वो आकर बस जाते हैं, इसको कंप्यूटर क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये इनके अंग्रेजी जो शब्दावली है वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इनको क्या कहेंगे। तो पहला हो गया CBD। तो ये तीनों के तीनों फिर
ट्रांजिशन जोन हो गया, फिर लो इनकम हाउसिंग जोन हो गया, फिर मिडिल इनकम हाउसिंग जोन हो गया, फिर कम्युनिटिंग जोन हो गया। तो ये अंग्रेजी में पांचों के पांचों नाम आप है, इनको याद करो। आगे है, तो ये हो गए। इसके बाद दूसरा जो सिद्धांत है वो है सेक्टर सिद्धांत। वो क्या है? सेक्टर सिद्धांत है। तो पहला वर्ताकार में होता है, तो ये भी कहते हैं कि नगरों का विकास वर्ताकार में ही होता है। संपूर्ण नगर है वो क्या है? वो तो वर्ताकार ही होता है। लेकिन जो नगरों की स्थिति है वो इस रूप में नहीं होता है कि चारों तरफ या वर्ताकार में एक जैसा ही उनका विकास हो। नगरों के अंदर सेक्टर बन जाते हैं। इसको सेक्टर सिद्धांत या खंड सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? खंड सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत दिया है होमर होयट ने। होमर होयट ने 1964 में अमेरिकी नगरों का अध्ययन करके ये सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया है और इसमें उन्होंने 5 खंड बताए हैं। तो 5 खंड पहले में थे, लेकिन 5 खंड इसमें भी है। लेकिन अंतर क्या है? वो वर्ताकार में थे, लेकिन ये वर्ताकार में नहीं है। ये किस में है? ये त्रिभुजाकार में है। ये क्या है? इनकी जो बसावट है वो क्या है? त्रिभुजाकार होती है। वो क्या कहते हैं कि एक सेंटर है और इस सेंटर से जो सड़कें निकलती है, जो मेन रोड निकलती है, उन दो के सहारे जो नगर होता है वो फैलता है। तो ये त्रिभुजाकार बसावट होती है इनमें। तो इन्होंने भी वही 5 जोन बताए हैं जो कि पहले केंद्रीय सिद्धांत में है। बर्गेस ने बताए वही सेम इन्होंने बताए हैं। पहला CBD आपको दिखाई दे रहा होगा। पहला कौन सा है? CBD यानी व्यापारिक केंद्र। ये सबसे बीच के अंदर होता है, प्राचीन नगर होता है। फिर फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या किया उन्होंने? थोड़ा सा अंतर किया है। दूसरे में क्या किया उन्होंने कि फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल होता है। जैसे ये यहाँ से एक सड़क निकल रही है, यहाँ सड़क निकल रही है, इस सड़क के दोनों तरफ क्या है? इंडस्ट्रियल जो उद्योग हैं या कुछ इस प्रकार की गतिविधियां वाले लोग हैं वो वहाँ आकर बस जाते हैं। फिर 2 जो और हैं, लो इनकम और मिडिल इनकम, तो वो नगरों के बीच में ही रहते हैं। वो किसी रोड पे नहीं रहते हैं। वो लगभग जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें निवास करते हैं और जो हाई क्लास होते हैं उनके निवास स्थान अलग होते हैं। हमने देखा होगा कि नगरों के अंदर जो एक पोश इलाका माना जाता है, तो पोश इलाका यानी हाई क्लास लोग रहते हैं। तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्र में नगरों का विकास होता है। तो सेक्टर और केंद्रीय सिद्धांत के अंदर इतना ही अंतर है। वो कहते हैं कि वलय के रूप में विकसित होते हैं और ये क्या कहते हैं कि खंडों के रूप में विकसित होता है और त्रिभुजाकार बनावट लिए होता है। और इन्होंने एक बात नोट करना कि उन्होंने यहाँ पे जो मलिन बस्तियां बताई थी, इन्होंने क्या कहा कि यहाँ फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रियल होते हैं, जो छोटे मध्यम उद्योग होते हैं, वो आकर यहाँ पर अपना स्थान घेरते हैं और उनके आसपास है वो नगर विकसित हो जाता है। यानी हल्के जो निर्माण उद्योग हैं, ये अंतर है दोनों के अंदर। बाकी दोनों ही अमेरिकी नगरों के आधार पर विकसित की गई अवधारणा है। आगे है बहुनाभिकीय सिद्धांत। आगे कौन सा है? बहुनाभिकीय सिद्धांत। पहला क्या था? नाभिकीय सिद्धांत था। तो इसको बोलते हैं बहुनाभिकीय सिद्धांत। यानी कोई एक केंद्र नहीं होता है नगरों के विकास का, नगरीकरण का कोई एक केंद्र नहीं होता है, बहुत सारे केंद्र होते हैं। यह सिद्धांत 1945 में हैरिस तथा उलमेन ने दिया। किसने दिया? हैरिस एवं उलमेन ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार नगर का कोई एक केंद्र नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे केंद्र होते हैं। ये केंद्र किस प्रकार से डेवलप होते हैं? जैसे कि कोई यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल बन गया तो उसके आसपास हॉस्पिटल है वो बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये एक चिकित्सा के दृष्टिकोण से क्या हो गया? केंद्र हो गया और इसके चारों तरफ नगर बस गया। फिर हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी खुल गई हो, विश्वविद्यालय, उसके पास कॉलेजेस और स्कूल खुल गए, तो ये क्या हो गया? एक शैक्षणिक केंद्र बन गया। इसी प्रकार से कोई कपड़ा मिल हो सकती है, कोई और उद्योग हो सकता है, उसके चारों तरफ हो सकता है। तो इस प्रकार नगरों में बहुत सारे क्या होते हैं? केंद्र बन जाते हैं। तो ये है बहुनाभिकीय सिद्धांत, मल्टी न्यूक्लियर मॉडल। अगर हम इसकी बात करें कि कौन कौन से इसके अंदर होते हैं, तो 5 जो सेक्टर बताए थे
किसने, बर्गेस ने बताए थे, वो यहाँ पर भी लागू होते हैं। इन पांचों के अलावा इन्होंने कुछ और बताए हैं, 4 और बताए हैं। एक है भारी विनिर्माण क्षेत्र, एक बाहरी व्यापारिक पेटी जैसे कि रिको होता है, ट्रांसपोर्ट नगर होते हैं। फिर आवासीय उपनगर, यानी जो आसपास के क्षेत्र होते हैं वो आवासीय उपनगर के रूप में विकसित हो जाते हैं। और औद्योगिक उपनगर, यानी कोई बाहर क्षेत्र से बाहर भी एक नगर बन जाता है जिसकी पहचान उपनगर की होती है, तो उसको कहते हैं औद्योगिक उपनगर। तो ये जो सिद्धांत है ये 9 केंद्र बता रहा है। कितने केंद्र बता रहा है? 9 केंद्र बता रहा है। और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बहुकेंद्रीय सिद्धांत इसको बोलते हैं। बहुनाभिकीय, मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल इसको कहते हैं। तो कुल इसके 9 अलग अलग केंद्र होते हैं। कुछ और सिद्धांत है जो कि महत्वपूर्ण है। एक है केंद्रीय व्यावसायिक सिद्धांत। तो जिस केंद्रीय व्यावसायिक सिद्धांत की हम बात कर रहे थे, CBD की जो बात कर रहे थे, उसको लेकर एक सिद्धांत ही बना दिया है। ये सिद्धांत किसने दिया? ये सिद्धांत जॉनसन ने दिया। किसने दिया? जॉनसन ने 1942 में प्रस्तुत किया। तो वही बल्य या सकेंद्रीय सिद्धांत की तरह ही है। तो ये कहता है कि आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, यातायात की सुविधा अच्छी होती है, कोई अगर बाहर दूरी पे कोई मार्केट नहीं होता है तो वो क्या होता है? केंद्र में आ जाता है। वो क्या आ जाता है? केंद्र में आ जाता है। और उस आसपास के क्षेत्र की, वही आ गया सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। तो आसपास के क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? इसमें आते हैं। तो यातायात की सुविधा अच्छी होती है। और जो बाहर अलग अलग क्षेत्रों में जो उद्योग लगे होते हैं, उनके जो काम करने वाले लोग होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिवहन सुविधा है वो बहुत अच्छी होती है और यहाँ से नगर है वो विकसित होते हैं, नगरीकरण होता है। एक है संयुक्त वृद्धि का सिद्धांत। ये सिद्धांत है वो गेरिसन ने दिया। किसने दिया? गेरिसन ने दिया। इन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है ना, कोई एक कारणों से नगरों का विकास नहीं होता है। नगरीकरण इन सभी सिद्धांतों से मिलकर बनता है। यानी ये जो सिद्धांत है वो क्या है? परस्पर आश्रित है। ऐसा नहीं है कि एक सिद्धांत है, जो सेक्टर सिद्धांत है कहीं ना कहीं वो किससे मिलता है? वो केंद्रीय सिद्धांत से मिलता है। तो ये गेरिसन ने दिया संयुक्त वृद्धि का सिद्धांत। एक है तारा सिद्धांत, स्टार थियरी। तारा किस प्रकार का होता है? जैसे कोई केंद्र हो गया और ये हो गया, तो ये R.M. हर्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्या है? R.M. हर्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और ये क्या है? सबसे प्राचीन सिद्धांत है नगरीकरण का या नगरीय विकास का। और इसकी जो आकृति होती है नगरों की, वो क्या होती है? वो तारे के समान होती है, स्टार के समान होती है। तो इसको हम मान सकते हैं कि जो रोड सिद्धांत भी इसको कह सकते हैं कि एक क्षेत्र से अलग अलग जो सड़कें निकलती है तो उन पे नगरों का विकास होता है। तो ये इसे तारा सिद्धांत कहते हैं, तारे के समान इसकी आकृति होती है। उप संस्कृति सिद्धांत, ये सिद्धांत है वो एम फिशर ने दिया। किसने दिया? एम फिशर ने दिया। ये क्या कहते हैं कि नगरों का जो विकास है, जो नगरीकरण है, वो किसी अन्य प्रकार से नहीं होता है। जहाँ पे जैसे एक परिवार यहाँ पे बसा हुआ है, किसी जाति विशेष का, किसी समुदाय विशेष का, तो जब गांव से जो लोग आएंगे वो क्या है? उसके पास आ जाएंगे, फिर और आएंगे वो उसके पास आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया? इस नगर की क्या होगी? एक उपसंस्कृति हो गई। तो इस प्रकार से नगरों का विकास होता है। तो अमेरिकन जो नगर हैं उनका विकास इसी प्रकार से हुआ है। जैसे हम बोल देते हैं ना कि ये तो मिनी अमेरिका है, या मिनी पंजाब है, या मिनी बिहार है। तो इस प्रकार के जो नगर होते हैं वो क्या है कि संस्कृति के आधार पर लोग बाहर से आकर बसते हैं। यानी एक ही सहजातीय जो लोग होते हैं वो आकर नगरों का आकार देते हैं। जैसे कि अभी अपने देश से कोई अमेरिका में जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? जहाँ उनके पहले से रिलेटिव रह रहे हैं वहीं तो जाएगा, और उससे धीरे धीरे उस नगर का फैलाव होगा। और इसलिए उनकी जो संस्कृति होती है, नगरों की संस्कृति होती है, वो अलग अलग होती है। तो ये एक नगर भी हो सकता है या नगर की अलग अलग कॉलोनियां भी हो सकती है। आगे संरचना सिद्धांत।
तो ये सिद्धांत हैरी जेम्स एंड ऑस्कर लुईस ने दिया। किसने दिया? हैरी जेम्स और ऑस्कर लुईस ने दिया। तो इसमें क्या कहते हैं कि एक नगर के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुएं निश्चित क्रम में होती है। वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई एक केंद्र बन गया और उसमें एक ही चीज होगी। वो क्या कहते हैं कि एक नगर का जो उपनगर है या जो क्षेत्र है उसके अंदर सारी की सारी वस्तुएं निश्चित क्रम में, उनमें सब प्रकार की दुकानें होगी, यानी उनकी स्ट्रक्चर है वो कुछ अलग प्रकार की होगी। तो इसे कहते हैं संरचना सिद्धांत। एक है परिवहन का सिद्धांत, ये ओगबर्न ने दिया। जहाँ परिवहन की सुविधा अच्छी होती है वहाँ नगर है वो अधिक होता है, नगरीकरण वहाँ पर ज़्यादा फैलता है। एक खंड या स्तर सिद्धांत, तो ये खंड सेक्टर सिद्धांत है और ये वलय सिद्धांत है, दोनों को मिलाकर टेलर ने बनाया है, खंड एवं स्तर सिद्धांत। एक है प्रतीकात्मक मूल्यों का सिद्धांत। प्रतीकात्मक मूल्यों का सिद्धांत वाल्टर फिरेई ने दिया। किसने दिया? वाल्टर फिरेई ने दिया। ये लगभग उपसंस्कृति सिद्धांत से मिलता जुलता सिद्धांत है। तो ये थे नगरीकरण के प्रमुख सिद्धांत। अब है कि नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, नगर बसे किस प्रकार से। तो इनको लेकर हम करते हैं कि नगरों का विकास किस प्रकार से हुआ, यानी नगरों के विकास के सिद्धांत। तो अगर हम नगरों की बात करें तो नगर प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल में अलग अलग कारणों से विकसित हुए हैं। पहले जो नगर थे वो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उनके नगर है, प्रथम नगर माने जाते हैं, सबसे प्राचीन नगर माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के काल के। ये है प्रथम नगरीकरण, इसको माना गया है। बाद में एग्रीकल्चर यानी कृषि आधारित जो उद्योग विकसित हुए थे उनके कारण जो व्यापारिक केंद्र बन गए थे जहाँ पे कृषि उपजों का आदान प्रदान होता था, उनको कहा है दूसरे चरण के नगरीकरण। फिर बाद में यूरोप के अंदर सामंतवाद आया और भारत के अंदर भी लगभग सामंतवाद ही आया था। तो इसमें जो सामंती जो राजधानियां थी, एक तो बड़ा नगर होता ही था, सामंती जो राजधानियां थी उनके कारण जो नगर विकसित हुए, जो उनमें थोड़ा बहुत सैनिक जो लोग थे वो भी रहते थे उस समय राजाओं के। तो राजा जहां रहता था या सामंत जहां रहते थे वो नगरीकरण का तीसरा दौर माना जाता है। कौन सा दौर माना जाता है? तीसरा दौर माना जाता है। और बाद में व्यापारिक युग के कारण जो नगर विकसित हुए वो क्या है? चौथे, जैसे कि सूरत है या इस प्रकार के जो समुद्री किनारे थे या यातायात के साधन जहाँ पर ज़्यादा थे, जहाँ से वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता था, तो वो क्या है? व्यापारिक युग के नगरीकरण माना जाता है। तो इसको बोलते हैं नगरीकरण का चौथा चरण या चौथा दौर। और बाद में जो आजकल जो नगर विकसित हो रहे हैं उनको बोलते हैं पांचवें दौर के नगर, और ये है औद्योगिक नगर। तो ये नगरों के विकास का एक क्रम है। नगरों की अवस्थाएं कल हम पढ़ चुके हैं। आगे है में सिद्धांत कौन कौन से है? तो मैन्युअल काल्सेल्स का सिद्धांत है, ये पिछली बार भी परीक्षा में आया था। तो इन्होंने संरचनात्मक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? संरचनात्मक परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। इन्होंने कहा कि नगरों का विकास संरचनात्मक परिवर्तन के कारण हुआ है। संरचनात्मक परिवर्तन में वो क्या मानते हैं? सामाजिक एवं आर्थिक विकास को मानते हैं कि जैसे जैसे आर्थिक गतिविधियां चेंज होती जा रही है, तो वर्तमान में कौन सी आर्थिक गतिविधि चल रही है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। अतिरिक्त धन के कारण नगर है वो विकसित हो रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से मार्क्सवादी सिद्धांत है। तो ये क्या कहते हैं कि आर्थिक परिवर्तन के कारण जो पूंजीवादी व्यवस्था आई है और जो अतिरिक्त धन पूंजीवाद लोग इकट्ठा करते हैं उनके कारण नगर है वो बने हैं। ये अतिरिक्त धन का प्रतिफल है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े मॉल होते हैं, बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं और अन्य प्रकार के मनोरंजन के साधन होते हैं। ये कौन विकसित करेगा? आम नागरिक तो नहीं करेंगे, ये कौन करेंगे? पूंजीपति लोग करेंगे, और वो वहाँ धन लगाते हैं और उस प्रकार नगरों का विकास होता है। तो ये केवल भौगोलिक संरचना में परिवर्तन नहीं है। क्या है? ये केवल भौगोलिक संरचना में परिवर्तन नहीं है। भौगोलिक संरचना यानी पहले यहाँ थे क्या? गांव थे, दूर दूर घर थे, कृषि कार्य होता था, लेकिन क्या हो गया? अब घर है वो नज़दीक हो गए और अन्य कार्य होने लग गए। तो
तो ये केवल भौगोलिक परिवर्तन का परिणाम नहीं है, ये औद्योगिकरण का परिणाम है। क्या है? औद्योगिकरण का परिणाम है। और नगरों को उन्होंने क्या कहा है? क्या कहा है? सामूहिक उपभोक्ता। नगर क्या होते हैं? सामूहिक उपभोक्ता होते हैं, यानी किसी चीज का सामूहिक रूप से उपभोग करते हैं। जो भी क्षेत्र है, जैसे मॉल हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, इनका सबका सामूहिक रूप से वो उपभोग कर रहे होते हैं। आगे है डेविड हार्वे का सिद्धांत। तो डेविड हार्वे भी एक मार्क्सवादी समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल जस्टिस एंड सिटी, सोशल जस्टिस एंड सिटी, द अर्बलाइजेशन ऑफ कैपिटल, ये 2 पुस्तकें लिखी है। इसमें इन्होंने ये सिद्धांत अपना प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि पहले जो गांव और जो नगर थे वो क्या थे? भिन्न भिन्न थे। क्या है? नगर अलग थे, गांव अलग अलग थे। लेकिन अब क्या हो गया कि ये अलग अलग नहीं रहे हैं, ये निरंतरता में आ गया है। गांव का प्रभाव शहरों पे पड़ रहा है, शहरों का प्रभाव गांव में पड़ रहा है। तो इसको हम गांव का नगरीकरण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? गांव का नगरीकरण कह सकते हैं। इन्होंने नगरीय पुनर्चक्रण की, नगरीय पुनर्चक्रण यानी अर्बन रिसाइकलिंग का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत कैसे है? वो कहते हैं कि नगर अपने आप विकसित नहीं होते हैं। नगर कौन विकसित करता है? नगर है वो उद्योगपति विकसित करते हैं। कौन करते हैं? उद्योगपति विकसित करते हैं अपने लाभ के लिए। नगरीय पुनर्चक्रण यानी कोई एक नगर है, वहां पे एक उद्योग है। अब उद्योगपति क्या करेगा कि उस उद्योग को, उस फैक्ट्री को वहां से निकाल के कहीं और ले आएगा। यानी एक नगर से हटाकर, एक नगर से आर्थिक क्रियाओं को हटाकर दूसरे नगर में ले जाएगा और दूसरा नगर बस जाएगा। तो उद्योगपति अपने फायदे के लिए नगरों का विकास करते हैं। यानी एक जगह आर्थिक क्रियाएं हटाई, दूसरी जगह ले आए, फिर तीसरी जगह ले आए, फिर चौथी जगह। तो ये क्या है? नगरीय पुनर्चक्रण है। आगे है केंद्रीय स्थान सिद्धांत। केंद्रीय सिद्धांत, तो इसमें क्या है? केंद्रीय, जो पहला हमने सिद्धांत पढ़ा था वो क्या था? केंद्रीय व्यवसायिक सिद्धांत। ये क्या है? केंद्रीय स्थान सिद्धांत। वो कह रहे हैं कि उस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि एक जो कोई उद्योग है, व्यवसायिक क्रिया हो रही है, उसके चारों तरफ नगर विकसित होता है। ये सिद्धांत क्या कहता है कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें कोई बड़ा अगर शहर नहीं है तो क्या होता है कि केंद्रीय स्थिति को देखते हुए नगर विकसित हो जाता है। ये सिद्धांत वाल्टर क्रिस्टालर ने दिया है। किसने दिया? वाल्टर क्रिस्टालर ने दिया। पुस्तक है सेंट्रल प्लेस ऑफ साउथर्न जर्मनी, 1933 पुस्तक में, 1933 में दिया। पुस्तक का नाम है सेंट्रल प्लेस इन साउथर्न जर्मनी, वाल्टर क्रिस्टालर ने दिया। और सिद्धांत का नाम है केंद्रीय स्थान सिद्धांत। तो नगरों का विकास आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधाओं के लिए विकसित होता है, ताकि उनको जो जरूरत की चीजें हैं वो वहां पर उपलब्ध हो जाए। और जो छोटे नगर होते हैं, जो छोटे नगर होते हैं, उनका विकास इसीलिए ही होता है। और आसपास में अगर कोई बड़ा नगर नहीं है तो छोटा नगर अगर अच्छी भौगोलिक स्थिति है तो वहां पर विकसित हो जाता है। लेकिन जो बड़े नगर हैं उन पर यह सिद्धांत फिट नहीं बैठ रहा है। आगे है प्राथमिक नगर का सिद्धांत, प्राइमेट सिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यह सिद्धांत दिया है मार्क जेफरसन ने। किसने दिया? मार्क जेफरसन ने। याद कर लेना, अगली बार नेट में इन्हीं में से एक प्रश्न आएगा। किसने दिया? मार्क जेफरसन ने दिया प्राथमिक नगर। तो सुनने में थोड़ा सा अजीब है। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि एक सबसे बड़ा नगर होता है, ये सबसे बड़ा नगर है। कौन सा? प्राथमिक नगर, प्राइमरी। क्या है? प्राइमरी सिटी है ये, जिसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शहर हो सकते हैं। जैसे कि अभी बम्बई है, बम्बई के पास आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे शहर हैं। तो इसको बोलते हैं किंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? किंग इफेक्ट, यानी राजा है ये, नगरों का राजा। कौन? प्राथमिक नगर, प्राइमरी सिटी। एक है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, किंग्सले डेविस ने दिया।
तो वही भी अतिरिक्त मूल्य के कारण लोग वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ नगर विकसित हो जाते हैं। एक है सैन्य आधिपत्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत मार्गरेट मूरे ने दिया। जैसे कि कोई पहले मध्यकाल की ये मुख्य रूप से विशेषता है, अगर किसी राज्य पे हमला करते थे तो जिस क्षेत्र पे हमला कर लेते थे वो क्या है, वहीं पर सैन्य शिविर लगा लेते थे, छावनी बना लेते थे और वहाँ पर नगर विकसित हो जाता था। आदिम गांव का सिद्धांत, तो ये सिद्धांत किरवानिंग एवं अलेक थॉम्स ने दिया है। इन्होंने कहा है कि गांव से ही नगर विकसित हुए हैं। परिवहन का सिद्धांत है वो चार्ल्स कुल्ले ने दिया है। वो नगरीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, ओकबर्न ने दिया था। परिवहन का सिद्धांत ये चार्ल्स कुल्ले ने दिया है। तो दोनों सिद्धांत है वो, एक चार्ल्स कुल्ले का हो गया और एक किसका हो गया, ओकबर्न का हो गया। सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, तो ये आविष्कार और परिवर्तन नगरीकरण के लिए एक स्वाभाविक शर्त है। ये सिद्धांत किसने दिया, एंडरसन ने दिया। किसने दिया, एंडरसन ने दिया। उद्विकास का सिद्धांत, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, किसने दिया, ममफोर्ड ने दिया था। इन्होंने कितने प्रकार के अवस्थाएं बताई थी, कितने प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, 6 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। अंतिम शहर का नाम उसने क्या दिया था, ममफोर्ड ने, जो अंतिम शहर है उनको क्या नाम दिया था, बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो आप, किसने दिया, क्या कहा था उनको, मुर्दों का शहर, सिटी ऑफ डेथ। तो ये सामाजिक पतन का सिद्धांत भी कहते हैं और नगरवाद का सिद्धांत भी कहते हैं कि जब नगरवाद अपने चरम पे चला जाता है तब उनका पतन है वो शुरू हो जाता है। तो ये प्रमुख सिद्धांत थे। अब है भारत में नगरीकरण। भारत में नगरीकरण किस प्रकार से हुआ है। अगर हम वर्तमान में देखें, वर्तमान का मतलब है कि 2011 की जनगणना, अभी आंकड़े आई नहीं है, ये प्रतिशत है वो 64-65 के प्रतिशत के लगभग मिलेगा। तो वर्तमान में 31.16% आबादी यानी 37.7 करोड़ आबादी है वो नगरों में निवास करती है। 1901 के दौरान, 1901 में 10% आबादी थी वो नगरों में निवास कर रही थी। तो भारत में अगर हम नगरों की बात करें तो नगरीकरण है वो हड़प्पा काल में ही प्रारंभ हो गया था। वहां सुनियोजित नगर थे, यानी जो कालीबंगा भारत की सभ्यता है वो क्या थी, एक प्रमुख नगरीय सभ्यता थी, यानी नगर उस टाइम हुआ करते थे। बाद में जो प्राचीन राज्य थे, जनपद थे, उनकी राजधानियां हैं वो नगर बनी। धार्मिक नगरों का विकास हुआ, तो अपने अयोध्या है, पाटलिपुत्र है, मगध है, बोध गया है, ये क्या है, धार्मिक नगर है। और इसी प्रकार से बाद में जो मध्यकाल के अंदर, मुगल काल के दौरान क्या है, राजतंत्र थे, जो उनकी राजधानी हुआ करती थी वो क्या है, प्रमुख नगर थे। बाद में ब्रिटिश काल के अंदर जो व्यापारिक केंद्र थे, व्यापारिक केंद्र थे या जो छावनियां थी वो प्रमुख केंद्र हुए। और अब क्या है, औद्योगिक नगर है, औद्योगिक केंद्र है वो नगर के रूप में विकसित हो रहे हैं। तो अति प्राचीन काल में हड़प्पा, प्राचीन काल में राज्यों की राजधानियां या धार्मिक नगर, मध्यकाल में राजतंत्र जो राजा थे उनकी राजधानियां, और ब्रिटिश काल में छावनियां और व्यापारी केंद्र, और बाद में ब्रिटिश काल के दौरान ही औद्योगिक केंद्र है वो नगरों के रूप में विकसित हुए। अगर हम भारत में नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 1911 के अंदर, उससे पहले क्या था कि नगरीय जनसंख्या लगभग स्थिर थी। क्या थी, स्थिर थी। 1921 में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई, तो 1931 तक के काल को क्या बोलते हैं, मंद गति का काल। मंद गति से नगरीकरण हुआ था। और 1861 तक, 1931 से 1961 तक नगरों में क्या हुई, तीव्र वृद्धि हुई। क्या हुई, तीव्र वृद्धि हुई, जो कि अभी भी जारी है। 2001 के अनुसार भारत में नगरों की संख्या कितनी है, 7,935 है। कितनी है, 7,935 नगर है। 2000 में कितने थे, 5161, यानी 10 सालों में कितने नगर बन गए, तो ये आप निकाल सकते हैं। और देश में 10 लाख से अधिक आबादी की नगर है वो 53 है। 2001 में 35 नगर थे और 3 शहर हैं जिनकी आबादी 1 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो ये भारत में नगरीकरण का दौर था। मैं सोच रहा था कि नगरों के प्रकार भी इसी में शामिल कर लूं, लेकिन
टाइम लगता है, PDF बनाते हैं तो 4-5 घंटे का टाइम लग जाता है, तो उतना टाइम नहीं मिला। तो हम आगे वाली जो क्लास है नगरों के प्रकार हैं उस पर कल चर्चा करेंगे। अभी मैं आपसे एक चर्चा करने वाला था, एक ऐप लॉन्चिंग की स्कीम है, तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, एक ऐप बनेगा जैसे हम डाउनलोड करते हैं गूगल प्ले स्टोर से, तो इसी प्रकार से एक ऐप होगा। लगभग उसका खर्चा है वो 20-1 हज़ार रुपये आएगा। तो उसमें मेरी जितनी PDF है और जितने यूट्यूब क्लासेज हैं वो सारी की सारी उस ऐप पे मैं उपलब्ध करवा दूंगा, और प्लस में जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हैं वो उस ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो सारा का सारा जो मैटर होगा, जो PDF होगी, जो क्लासेज होगी, यूट्यूब पे मैं करवाता रहूँगा, वही क्लासें केवल उस ऐप पे अपलोड होगी, अलग से नहीं होगी। हाँ, इनकी PDF है वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि PDF का इतनी मेहनत से जब 4-5 घंटे मेहनत करते हैं, अगर वो PDF किसी और को मिलती है फ्री के अंदर, तो कोचिंग वाले उसका फ़ायदा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फ़ायदा कोई और ले जाएगा। और मेरी एक बुक्स लिखने की प्लानिंग है। अगर मैं PDF आपको देता हूँ तो फिर मैं बुक्स नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि फिर बुक्स का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वो PDF वहाँ मिल जाएगी। 20 हज़ार लगभग ऐप के लगते हैं। 10 हज़ार रुपये में एक व्यक्ति को रखना पड़ेगा जो टाइपिंग कर सके और उस ऐप को मैनेजमेंट कर सके। तो इस प्रकार से हम जितने भी पेपर्स हैं वो वहाँ पर फिट कर देंगे, PDF फिट हो जाएगी और क्लासेज है वो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए 500 रुपये है वो फीस होगी। कितनी? 500 रुपये फीस होगी, क्योंकि 500 रुपये में जब आप एक पुराने पेपर मंगाते हो ना, मॉडल पेपर, तब 500 रुपये में उसके ही लग जाते हैं, बुक्स के लग जाते हैं। तो 500 रुपये है, क्योंकि इनका खर्चा निकालना भी ज़रूरी है। तो कोई 5,000 या 10,000 हम अमाउंट नहीं कर रहे हैं, छोटी सी अमाउंट है। तो इससे एक समाजशास्त्र का प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। तो ये है स्कीम, ताकि आज ही नहीं 5 साल बाद में भी जो सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं उनको एक बहुत ही नामात्र के शुल्क में एक अच्छा कंटेंट उपलब्ध हो जाए। तो अगर आप कोई ऐप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम जो नंबर है, क्या है, 950191 13,066, तो इस पर मुझे बता सकते हैं। अभी सिर्फ स्कीम ही चल रही है, 2-3 दिन में हो सकता है वो लॉन्च हो जाए। तो आप अगर करना चाहते हैं ज्वाइन, तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज जरूर छोड़ दें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जरूर छोड़ दें। स्टार्टिंग फीस है वो 500 रुपये रहेगी, उससे कम है फिर ये खर्चा है वो नहीं निकलता है। धन्यवाद।